गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर फाइंड आउट करना। कोई अपने को कंपाउंड दे रखा है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, उनको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीख लिया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। वहाँ हेडिंग थी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ जो हेडिंग थी वो थी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब होता क्या है कि जब ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं तो ऑप्टिकल भूल जाते हैं, ऑप्टिकल पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल भूल जाते हैं। दोनों की अगर आप कॉम्परेटिव स्टडी करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद रहेगा। देखिए, अगर दोनों जगह की बात करें तो दोनों जगह फॉर्मूला लगभग सेम सा ही है, थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर जो है वो ओड होता है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट निकल कर आता है। ठीक है, तो कैसे इसको अपन फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा कंपैरेटिव मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल आपके पास केस फर्स्ट था इफ टर्मिनल्स आर डिफरेंट। ऐसा था। अगर टर्मिनल्स डिफरेंट हैं तो आप यहाँ एक टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक अपने पास आता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है वो 2 रेज़ द पावर n, और यहाँ भी यही बन रहा है, यही बना था। सेकंड केस अपने पास आ रहा था if terminals are same, और उसमें दो केस थे। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज even, और बी केस था नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज ओड। ये था जब स्टीरियो सेंटर का नंबर इवन आ रहा था। यह फॉर्मूला था क्या, 2 रेज़ द पावर n -1 प्लस 2 -2 / 2, और यहाँ भी फॉर्मूला यही बन रहा था, 2 की पावर n -1 प्लस 2 की पावर m -2 / 2। दोनों जगह फॉर्मूला बिल्कुल सेम रह रहा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ये है और ये फॉर्मूला ये निकल कर आया, कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा चेंज निकल कर आ रहा है, यहाँ निकल कर आ रहा है 2n - 1 प्लस 2 की पावर n -1 / 2, ये निकल कर आ रहा है ओड नंबर होने पर। और यहाँ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ रहे हैं 2 के पावर क्या निकल कर आ रहा है, n -1। बस यही फर्क है ना, यहाँ चेंज है, बाकी दोनों जगह सेम निकल कर आ रहा है। जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यह है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्वेश्चन यह है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये है
तो इसमें देखो आप, इसमें स्टीरियो सेंटर कितना आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब आपको देखो, आपके समय प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लगाऊं कि ऑप्टिकल का लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल्स क्या है, डिफरेंट है। आप टर्मिनल ये मत देख लेना सिर्फ कि यहाँ CS3 और यहाँ CS3 टर्मिनल सेम हो गए, ये नहीं देखना है। आपको दोनों एंड से चलना है और लास्ट तक एक जैसा मिलना चाहिए, यानी सिमेट्रिक बन जाना चाहिए, तब टर्मिनल सेम माने जाते हैं। तो इसमें केस क्या बन रहा है, टर्मिनल्स आर डिफरेंट। इधर से गया CS3 CH आया, अच्छी बात है, इधर आया OH, यहाँ पर OH नहीं है, टर्मिनल डिफरेंट है। और टर्मिनल्स जब डिफरेंट होते हैं, देखिए आप, टर्मिनल्स जब डिफरेंट है तो फॉर्मूला यहाँ भी वही अप्लाई होगा और यहाँ भी यही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और ये जाएगा 2⁻²। दो स्टीरियो सेंटर है, टोटल कितना हो गया, 4। देखो आ गया समझ में, यस, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। और लेते हैं, देखो आप, इसमें स्टीरियो सेंटर देखो आप, ये आ रहा, ये आ रहा और ये आ रहा, एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब टर्मिनल्स देखिए आप, ठीक है, एक केस ये है, ये है, इसमें भी स्टीरियो सेंटर कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, यस। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करो, यानी यहाँ RS भी इंक्लूड करो, यहाँ EZ भी इंक्लूड करो, और फिर टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो देखिए टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH OH, टर्मिनल्स आर सेम, टर्मिनल सेम है, बट वैल्यू ऑफ n इज 3 को क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, यस। ऑड नंबर जब अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि GI भी नजर आ रही है, OI भी नजर आ रही है, GI भी नजर आ रही है, OI भी नजर आ रही है। तो अब GI का फॉर्मूला अप्लाई करो कि OI का, तो सेंटर पर आपको क्या नजर आ रहा है, OI। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर n-1, 2 के पावर n का वैल्यू क्या है, 3 -1, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 4 आ गया। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्योंकि सेंटर पर यह है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, GI वाला। GI के लिए क्या है अपने पास, ये वाला फॉर्मूला है, क्या, 2 के पावर n-1 प्लस n-1/2, n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, 2⁻³ -1 प्लस 2, 3-1/2। ये क्या बन गया, 2 के पावर कितना आ गया, 2 प्लस 2 के पावर कितना आ गया, 3 में से 1 गया, 2 2 1, टोटल कितना हो गया, 4 6, यस। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। मैंने कहा है
टर्मिनल डिफरेंट है, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। टर्मिनल सेम है और इवन नंबर है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इवन है, तो दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज ऑड, देन फॉर्मूला इज 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n minus 1 upon 2, और ये 2 raised to the power n minus 1। तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा इसमें और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक। और प्रैक्टिस करते हैं इसको रफ करने के बाद। देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन वही है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं। यस, देखिए टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, सेम निकल कर आ रहे हैं। चलते जाइए, n का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू आ रहा है 3। यस, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई होगा ये हो जाएगा। अब मैंने आपको वैल्यू अच्छे से बता दिया था दोनों के लिए। n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 - 1 कितना हो गया, ये 2 2 4 4 हो गए। इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। एग्जाम्पल देखो, आपके पास ऐसे हो गया, यहाँ OH है, ये OH है, और यहाँ मैंने कर दिया Br। अब समझने वाली बात यह कि टर्मिनल डिफरेंट हो गया। टर्मिनल डिफरेंट होता है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। टर्मिनल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया भाई। टर्मिनल डिफरेंट हो गया तो देखो आप, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 2 3 2 raised to the power 3। फॉर्मूला तो ये बनेगा ना, ये बनेगा। n का वैल्यू कितना है, 3 है, कितना हो गया, 8 हो गया। 3 2 + 6 मत कर देना, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करना आ जाना चाहिए। देखो आप, इस टाइप से दिया हुआ, या हाइड्रोक्सिल अमाइन बना दो, ये लो ऐसे बना हुआ है। अब इसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, इसको अपन क्या मानेंगे, एक स्टीरियो सेंटर मान लेंगे, एक ये मान लेंगे और एक ये मान लेंगे। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया।
ठीक है नहीं, और टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, मिथाइल आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कह देंगे 2⁻³ कितना हो गया 8, कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स तो यही बनेगा, टर्मिनल डिफरेंट है तो। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स बनेगा 2⁻n, वैल्यू ऑफ n इज 3, 8 हो जाएगा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। ऐसे कुल मिला के आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाने चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम कुछ हटके लेते हैं। देखो बच्चों, बहुत बार अपन ऐसे मानते हैं कि किसी में कार्यल एटम है और कार्यल सेंटर है तो हाँ ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है नहीं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ ये अमाइन है, क्या ये अमाइन है। देखिए इस अमाइन में क्या है, आप लोगों को नाइट्रोजन पर 4 डिफरेंट वैलेंसीज नज़र आ रही हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि लॉन पेयर अपने आप में क्या डिफरेंट वैलेंसी है, एक वैलेंसी ये जा रही है, दूसरी ये डिफरेंट हो रही है, ये भी डिफरेंट हो रही है। और हमें ये देखते हैं कि जब डिफरेंट वैलेंसीज हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऐसा अपने को लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों है, यहाँ अपने को बड़ी कहानी नहीं समझनी है, यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये देखना आना चाहिए अपने को। तो मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस अमाइन को देखिए आप, इसको देखने से लग रहा है इनकी वैलेंसीज क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। डिफरेंट हो रही हैं तो इसमें POS और COS क्या है, एब्सेंट है। कंपाउंड में POS एंड COS क्या है, एब्सेंट है। तो हमने पहले पढ़ा है कि कंपाउंड विच डज नॉट हैव POS एंड COS इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसमें POS COS एब्सेंट हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो बच्चों, ये इस टाइप से है, ये लॉन पेयर है और ये हाइड्रोजन है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है ऐसे। अब इसको देखने से तो ऐसे लगता है कि इसमें POS भी एब्सेंट है, COS भी एब्सेंट है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो देखो, ये इसका मिरर इमेज है,
ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। और ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर ये जो ग्रुप है ये फ्लिप करता है और ये बहुत तेजी के साथ इसमें कन्वर्ट होता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट होता है। यानी यहाँ मॉलिक्यूल की फ्लिपिंग हो रही है। अगर आपने ये वाला कंपाउंड लिया है, आपने ये वाला कंपाउंड लिया है, तो आपको वहाँ पर ये भी मिलता है, और अगर ये लिया है तो वहाँ पर ये भी मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला बहुत तेज़ी के साथ इसमें कन्वर्ट होता है और ये लिया है तो बहुत तेज़ी के साथ इसमें कन्वर्ट होता है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ इसमें कन्वर्ट होते हैं और फ्लिप कर जाते हैं। फ्लिपिंग किस टाइप से होती है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। ये ऐसे है, हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल, और ये लॉन पेयर है। होता क्या है, इसमें फ्लिपिंग होती है तो इस बहुत तेज़ी के साथ इस टाइप से ये चेंज हो जाता है ऐसे, यूँ। ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है। ये वाला बहुत तेज़ी के साथ फ्लिप करता है और ये यू कन्वर्ट हो जाता है और ये लॉन पेयर इधर आ गया। इस तरीके से फ्लिपिंग होती है, बहुत तेज़ी से होती है, और तेज़ी से होने से ऐसा लगता है हमने ये लिया है मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है तो रोटेट करवाना चाहिए, लेकिन जितना ये बनता है उतना ही इमीडिएट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इंटर कन्वर्टेबल होने की वजह से यहाँ ये 3 डिग्री अमाइन या 2 डिग्री अमाइन जो भी है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है। ये ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव नजर आ रही है लेकिन है क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है इसकी वजह पूछा जाता है। इसकी वजह है ये नाइट्रोजन इन्वर्जन। नाइट्रोजन पर तेजी से पलट जाता है मॉलिक्यूल, इन्वर्जन हो जाता है इमीडिएट, बहुत तेजी से। तो यहां से ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन, ये जैसे बारिश में अम्ब्रेला पलट जाता है वैसे पलटता है, तो इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। और जहां ऐसा केस होता है वहां ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वहां ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कंपाउंड, वहां ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि अगर यहाँ फ्लिपिंग हो रही है, ये पलट सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, तो वो भले वैलेंसी डिफरेंट होंगी पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंपाउंड क्या हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप पहचानिए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। देखो, देखो ये कुछ भी दिए जा सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए इन्वर्जन हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन पर ये फ्रीली है तो ये पलट जाएंगे, इसमें इन्वर्जन पॉसिबल है, इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन पॉसिबल है, इसमें अमाइन इन्वर्जन पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देखो आप, देखो ये है, यहां अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं होगा, यहां अम्ब्रेला इन्वर्जन या अमाइन इन्वर्जन तो नहीं होगा, बट कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो रहा है? ये जो वैलेंसी है वो इसके जैसी आ रही है,
यहाँ से देखो ये वैलेंसी इस वैलेंसी के सेम हो रही है, इस वजह से क्या हो गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको ये देखना आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। देखो इस पर एक वैलेंसी तो लोन पेयर की है ही है। अब देखो हुआ क्या, ये अलग ये अलग, दोनों वैलेंसी अलग होगी, ये वाली अलग हो गई, और यहाँ पर क्या एक लोन पेयर भी है। अब हुआ क्या, इस रिंग के आने की वजह से इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये जो है इनमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन है, और ये वाली जो रिंग है वो ऐसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो रही है। जब ये यहाँ से कनेक्ट हो गई, जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को आप बांध दो एक तरफ से तो फिर पलटेगा नहीं ना, इन्वर्जन नहीं होगा ना। तो यहाँ से क्या ये वाली रिंग जो है वो इसके साथ में क्या हो रही है, ये रिंग इसके साथ में कनेक्ट हो रही है। अब ये इन्वर्जन ऐसे इन्वर्जन नहीं होगा, ये जो पलट के यो इन्वर्जन होता था वो इन्वर्जन नहीं होगा। तो रिंग जो इसमें भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट वैलेंसी सेम होने की वजह से क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें देखो इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ रिंग बन रही है और रिंग में यहाँ इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो एक तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा। तब देखो क्या वैलेंसी डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो एक हाइड्रोजन आ रही है, इसके पास एक लोन पेयर भी है, और ये वैलेंसी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब आपको लगेगा कि ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। आपको क्या लगेगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये क्या हो रहा है, sp2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे बन रहा है। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसीज नहीं हो रही है नाइट्रोजन पर, इस रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो नाइट्रोजन है वह sp2 हाइब्रिडाइज हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइज जहाँ हो रही है वहाँ पर यहाँ बनने वाला नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। ऐसे एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग। देखो देखो आप यहाँ पर लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन इन्वर्जन होगा, तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। पर ये जो कार्बन है वो क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। इसकी देखिए ये वाली वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, ये डिफरेंट आ रही है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये ऑप्टिक, इसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस तरीके से ये वो केस है जिसमें
कायरल एटम है बट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जैसा कि हम कह देते हैं, कई बार कह देते हैं क्या, ये कह देते हैं कि जिसमें कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जिसमें कायरल कार्बन है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए POH COH एब्सेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ एक ऐसा केस है जहाँ POH COH एब्सेंट है बट मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल कर आ रहा है। तो कायरल कार्बन का, कायरल सेंटर का होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है कि नहीं, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो ही, ठीक है। इस तरीके से ये था अम्ब्रेला इन्वर्जन, नाइट्रोजन इन्वर्जन। बच्चों, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं है, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इस सीरीज में अपने पास आते हैं क्यूमुलिन्स, स्पाइरेन, स्पायरोक्यूमुलिन्स, है ना, साइक्लोएल्काइलिडीन, ये हैं। बट यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में थोड़ा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इधर उधर क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और इसी सीरीज़ में फर्स्ट अपने पास आता है विदाउट कायरल कार्बन वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्टडी। इसमें पहला अपने पास आता है क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ये क्यूमुलिन्स होती हैं। कंटिन्यू डबल बॉन्ड का होना क्यूमुलिन्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे सिंपल जो क्यूमुलिन है वो है एलीन। एलीन ये होता है, ये एलीन होता है, एलीन होता है। तो हम कुछ क्यूमुलिन्स देखते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है। देखो आप, ये हमने आपको बहुत पहले बता दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि ये जो दोनों वैलेंसी हैं वो सेम प्लेन में हैं। ये जो दोनों वैलेंसी हैं वो किस में है, सेम प्लेन में है। और ये जो यहाँ पाई बॉन्ड जाता है इसके डिफरेंट प्लेन में जाता है, और ये वाला इसके वापस सेम प्लेन में आता है, और ये डिफरेंट प्लेन में चले जाते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो डिफरेंट प्लेन में है, समझिए। देखिए यहाँ अगर बात करें तो ये सेम, ये डिफरेंट, ये सेम और ये डिफरेंट। मैं ये कह सकता हूँ ये वाले दोनों ग्रुप और ये वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट प्लेन में है। और इनका प्लेन कैसा है, ऐसा है। डिफरेंट प्लेन मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर हैं। लगभग ये हो रही है कि दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं पर ऐसे हैं, यूँ है। और जब इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है। जब इस तरीके से अरेंज होते हैं तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती हैं, और ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा,
यहाँ ऐसा भी हो सकता है, इस कंपाउंड में POS एब्सेंट है, COS एब्सेंट है, और जो डबल बॉन्ड है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और GI यहाँ एब्सेंट होगी, ये GI शो नहीं करेगा। ठीक, यहाँ ऐसा है, अब देखिए इसमें होगा क्या, ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में आ रही है, ये इसके डिफरेंट प्लेन में गई, ये सेम प्लेन में आ गई, और ये डिफरेंट, और ये क्या आ गई, सेम प्लेन, यानी ये वाला ये ग्रुप सेम प्लेन, यहाँ H ले लेते हैं, ये दोनों ग्रुप और ये वाले ग्रुप क्या आ रहे हैं, सेम प्लेन में आ रहे हैं, और सेम प्लेन में जब आते हैं, सेम प्लेन में आते हैं तो देखो यू आ जाएंगे, यू और यू आ गए, तो इनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने की वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने की वजह से कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें POS प्रेजेंट है, और POS जब प्रेजेंट है, ठीक है, POS जब प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक ही प्लेन में आ रहे हैं, दोनों मिथाइल सेम साइड होंगे, सिस बन जाएगा, अपोजिट होंगे ट्रांस बन जाएगा, मीन्स इसमें GI मिलेगी। ये GI शो करता है। देखिए CH3H डबल बॉन्ड Cl और Cl, देखिए ये दोनों क्या आ गए, सेम प्लेन में, सेम डिफरेंट सेम, और ये डिफरेंट। तो डिफरेंट प्लेन में आने से क्या बनता है, डिफरेंट प्लेन में आने से क्या बनता है, देखिए डिफरेंट प्लेन में आने से क्या बनता है, डिफरेंट प्लेन में आने से बनता है, डिफरेंट प्लेन में आने से बनता है ऑप्टिकली एक्टिव। बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी दोनों वैलेंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है, और वैलेंसी सेम आने से इसमें POS क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। POS के प्रेजेंट होने से क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और GI होने की संभावना है ही नहीं, तो इसमें GI भी नहीं है। तो ये वो कंपाउंड है जिसमें ना OI है ना GI है, दोनों क्या हो रही हैं, एब्सेंट हो रही हैं। दोनों क्या हो रही हैं, एब्सेंट हो रही हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये कितने भी हो सकते हैं, ये Cl हो सकता है यहाँ Br या H या F। तो देखिए ये इवन नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, पहली बात, और ये वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट होंगी तो ही OI GI फोकस करेंगे। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 क्या आ रहा है, इवन नंबर, इवन नंबर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, इवन नंबर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो देखो ये क्या आ गया, सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम, डिफरेंट प्लेन में आ गया। डिफरेंट प्लेन में आ गए तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इवन नंबर होता है तो ऑप्टिकल आइज होता है, और अगर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है तो फिर वहाँ GI होती है। वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम क्यूमुलेंस देखे थे, और स्टार्ट ये किया था कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इसमें फर्स्ट लिया था क्यूमुलेंस, नेक्स्ट लेंगे स्पाइरेंस। इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे स्पाइरेंस के साथ। थैंक यू।